चलिए अभी हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो ड्रिफ्ट होकर के चलता है, यानी उसका जो मोशन होता है वो जिग जैग मोशन करता है। वो सामान्य केस में यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वायर में अप्लाई नहीं किया है तब का मोशन, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब ही है कि उसको चार्ज देना, यानी उसको पोटेंशियल से जोड़ना। यानी बैटरी से जब हम किसी कंडक्टर को अटैच करते हैं यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम सप्लाई करते हैं तो उसके मोशन में चेंजिंग आ जाता है। किसके मोशन? तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? हर जगह। लेकिन जो तार हम लेंगे, जो वायर लेंगे, उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन में चेंजिंग आता है। हम दो सिचुएशन देखते हैं। एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो रैंडमली मोशन कर रहा है। कहाँ? तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रुकता तो है नहीं, एटम के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो सामान्य सिचुएशन में यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं किसी कंडक्टर में तो उसका मोशन इस तरह से होता है, रैंडम मोशन होता है, जिग जैग मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन का कहीं से कहीं जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर देंगे तब इसमें क्या चेंजिंग आएगा, यानी ये इनिशियल कंडीशन में है, ये इनिशियल कंडीशन में है ये। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इसी कंडक्टर पे, हमने अटैच कर रखा है बैटरी से, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ओरिएंटेड हो जाएगा, एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसका जो मोशन होगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा ये डिसाइड करना है आपको। आपने प्लस टर्मिनल यहाँ और नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ा है, तो डायरेक्शन करंट का क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाकर के अटैच हो जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा डायरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसा कि हमने अटैच कर रखा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और सब ओरिएंटेशन होगा पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहिए कि जिस करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिट हो जाएगा। जिस रास्ते में जिस तरह जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें, u1 एक वेलोसिटी u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u2, तीसरे का u3। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? un। और अगर हम एवरेज निकालना चाहें, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। आप कहेंगे कि आप निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो ये क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का इनिशियल फाइनल क्या कर रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यानी जब हमने कंडक्टर को वायर से जोड़ दिया है। उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे आ जाए? इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर चाहें तो एल वेल ले सकते हैं, ये हमारा एल लेंथ है,
एल्स के साथ भी रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 से रिलेशन एकदम फाइनल आने वाला है। तो जो वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। और जहां पर एक काम नहीं करता है वहां पर एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एवरेज वेलोसिटी या एवरेज किसी भी वैल्यू का एवरेज ही हमारे लिए फाइनल रिजल्ट होता है। जैसे अगर हम ऑपरेटर्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक रिजल्ट आएगा आर का वैल्यू, उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। 10-5 रिजल्ट लाएंगे, एवरेज निकालेंगे। इनकम की बात करते हैं, एवरेज इनकम से ही डिसाइड होता है कि कौन सा कंट्री रिच है, कौन सा पुअर है। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हम निकालते ही हैं। एवरेज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। उसमें इनिशियल वेलोसिटी जरूरत होगा, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम हमारे पास जो आएगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। आगे देखेंगे क्या होने वाला है। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला है, तो u1 u2 u3 और प्लस un और डिवाइडेड बाय n, हम इसको कहेंगे एवरेज, यू एवरेज। अब हम इसमें फाइनल वेलोसिटी लेते हैं तो v हो जाएगा हमारे पास, और वही चलेगा vn तक। उसके पहले हम निकाल लेते हैं, u आ गया, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो आ ही जाएगा खुद। एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या आने वाला है। एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि फोर्स चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा। फोर्स का फॉर्मूला है ना न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, काम आएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, EQ। यहाँ पर जो चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन भी खुद एक चार्ज है। चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा होना जरूरी नहीं है, अकेला एक इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। तो क्या हमारे पास F इक्वल टू E एंड E हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लगा दे रहे हैं, हमारी मर्जी है, लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। क्या F इक्वल टू E होता है, और साथ में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास F इक्वल टू ma नहीं होता क्या? तो क्या A इक्वल टू m बाई ए नहीं हो जाएगा? A इक्वल टू F बाई m। इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर विजन है, थोड़ा सा और नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 2 कर देते हैं, और इक्वेशन 3 करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से क्या मिलेगा हमारे पास, देखिएगा। क्या A का वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें, F का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो चार्ज का जो वैल्यू है E, और साथ में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, बिल्कुल है। तो F का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुटअप करेंगे तो A इज इक्वल टू आएगा E और डिवाइडेड बाय m। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 या 2 एंड 3,
क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं, एफ का वैल्यू रख रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एम। हम यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू लेंगे वो या तो प्लस क्यू लें या माइनस क्यू लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज निकालने वाले हैं और माइनस क्यू प्लस क्यू का कोई विशेष यहाँ पर वैल्यू नहीं है। माइनस भी लेंगे रिजल्ट आपका वही आएगा, तो इस पे परेशान मत होइएगा कि बुक में माइनस दिया है, हमने तो माइनस लिया ही नहीं। माइनस भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चलते हैं, इसमें ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, एक्सीलरेशन तो आ गया। अब क्या निकालें, फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। ए हमारे पास आ गया, वी हमारे पास निकालना है। अब टाइम यहाँ पर नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम भी आ जाएगा अपने आप साथ में। तो यहाँ पर इंडिविजुअल वेलोसिटी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, और फिर हम निकाल देंगे एवरेज वेलोसिटी, तो हमारा काम हो जाएगा। इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगा, v1 निकालते हैं तो v1 हो जाएगा u1 प्लस at1। t1 टाइम ले रहा है, v1 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और v2 इज इक्वल टू u2 at2। ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि सभी के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। जो हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया। तो जो बैटरी हमने सप्लाई किया उससे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक के लिए है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही है, तो फोर्स तो सब पे कांस्टेंट लगेगा। और जब फोर्स कांस्टेंट है और साथ में इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, वो भी कांस्टेंट है, तो क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने वाला है सभी केस में। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस at3 एंड vn इज इक्वल टू un प्लस atn। क्या हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अगर सभी का निकालें, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, यानी v एवरेज, तो सभी को ऐड करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 शो ऑन vn तक ऐड करके n से हम कर देंगे डिवाइड, और सबको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिएगा v एवरेज जो हो जाएगा वो होगा u1 प्लस at1 प्लस u2 at2 प्लस u3 at3, और ये फाइनल लास्ट में un प्लस atn डिवाइडेड बाई n। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम लिखते हैं यहाँ। सारे u1 u2 u3 को एक साथ लिख लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा। और एक चीज और देखने वाली बात यहाँ पर है कि u एवरेज जो होगा क्या वो 0 होगा, क्योंकि ये रैंडम मोशन है और सारे जो वेलोसिटी हैं वो जिगजैग है, कहीं भी कोई भी किधर भी जा रहा है, कोई पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, कोई निगेटिव एक्स में जा रहा है, कोई पॉजिटिव वाई में तो फिर निगेटिव वाई में, रैंडमली मोशन कर रहा है। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो ये वैल्यू 0 होने वाला है, इसमें इनिशियल को बाहर निकाल लेते हैं, फाइनल को एक साथ लेकर के चलते हैं, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। तो v एवरेज में u1 बाहर निकालते हैं, देखिएगा सारे u1 u2 u3 को बाहर निकाल देते हैं, u1 u2 u3 un डिवाइडेड बाई n, ये तो 0 हो जाने वाला है। साथ में प्लस ऐड करते हैं at1, क्या ये a को हम कॉमन ले लें, क्योंकि सब में a तो एक ही है, तो यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं। साथ में हम लिखते हैं
T1 प्लस T2 प्लस T3 और सो ऑन Tn डिवाइडेड बाई n। क्लियर विजन है? Tn डिवाइडेड बाई n। ये नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में पुश कर देते हैं, प्लस Tn डिवाइडेड बाई n। ये क्या आया है? तो ये आया है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। और वही v एवरेज जो होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब यहां पर देखने वाली बात है, क्या ये सारा टर्म जीरो हो गया? ये सारा टर्म जीरो होने वाला है, क्योंकि समीकरण 1 में आपको दिख रहा है कि कोई मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। एक भीड़ के एवरेज वेलोसिटी की बात करें, क्या मिलेगा आपके पास? भीड़ चारों तरफ कहीं जा रहा है, अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में भीड़ जा रहा है तब तो मिलेगा। लेकिन ऐसे ही भगदड़ की बात करें, ये भगदड़ है इलेक्ट्रॉन का, तो भगदड़ का कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं होता, जीरो होता। कि कौन किधर जा रहा है कोई अता पता नहीं है, अगर जा भी रहा है पता भी है तो कोई प्लस में जा रहा है, कोई माइनस में जा रहा है, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो वो जीरो हो जाने वाला है। तो v एवरेज इज इक्वल टू, क्या ये वैल्यू जीरो हो गया और प्लस a, और यहां पर हम लिख देंगे टॉ। आप कहेंगे ये टॉ कहां से आ गया? टॉ जो है वो है T1 प्लस T2 प्लस T3 और सो ऑन Tn डिवाइडेड बाई n जो है, इसी को हमने लिखा टॉ, जो होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एक सक्सेसिव कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो वन सक्सेसिव कोलिजन होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम t दिया रहेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सारे t को T1 T2 t एवरेज को, t एवरेज t जो है उसको हमने रिलैक्सेशन टाइम t कहा, टॉ कहा, और टॉ को हमने यहां लिख दिया। अब एक्सेलरेशन जो a वैल्यू आया है, जो हमने यहां पर निकाल करके पहले ही रखा है, इसका यूज कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा v एवरेज क्या आने वाला है, v एवरेज इक्वल टू a और टॉ, यानी जिसको हम लिखेंगे v ड्रिफ्ट वेलोसिटी d लिख देंगे, और ये रिलेशन हम लिख देंगे e डिवाइडेड बाई m और टॉ। यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यानी जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसी तरह से मोशन करता है, ड्रिफ्ट होते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं जो रिलेशन e डिवाइडेड बाई m। तो मास कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, टॉ जो हमारे पास टाइम रहेगा रिलैक्सेशन टाइम एक सक्सेसिव कोलिजन के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई किया है, उतना ही वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, तब ना करंट ज्यादा मिलेगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा करंट, सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाकी ये तो कांस्टेंट दिख रहा है हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है। ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी में हम चाहें तो कुछ कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम फॉर्मूला अलग एल के साथ हम इंडिकेट कर सकते हैं। v को हम एल इंटू एल लिख सकते हैं, क्योंकि v इक्वल टू एल बाई टी होता है, v इक्वल टू एल बाई टी होता है। तो एल इक्वल टू आप वी टी लिखेंगे, या डेल एल इज इक्वल टू v इंटू डेल टी लिख देंगे। ये सब लिख सकते हैं आप। कुल मिलाकर के हम चाहें तो इसको पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देख लीजिए। Vd इक्वल टू हमारे पास होता है, E इक्वल टू क्या होता है, dV बाई dr होता है। क्या E इक्वल टू अगर हम V डिवाइडेड बाई L नहीं लिख सकते, जो V वोल्टेज को इंडिकेट करता है, तो V बाई L हो जाएगा। तो देखिएगा जरा, EV LM, क्या ये टॉ होगा? क्या ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा? अगर पोटेंशियल V मतलब वेलोसिटी नहीं है, यहाँ V पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है,
ये E इज द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, L इज द लेंथ ऑफ वायर है, या कहें कि टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर को ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्ज जा रहा है वो ट्रेवल कर रहा है। तो VD इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई LMT, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/L, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ जाएगा, ज़्यादा लंबा वायर का यूज़ करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो कम मिलेगा हमारे पास, क्योंकि VD जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। अब इसी चीज़ को अपने काम के लिए जैसे चाहें, जिस फॉर्मूले के साथ टैग करना चाहें उस फॉर्मूले से टैग कर देंगे। हम अगर इसको चाहेंगे कि चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करके कर दें, वो हो जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन आ ही गया, पोटेंशियल के साथ रिलेशन आ ही गया, तो चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेशन जे के साथ हम करना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो अपने हिसाब से अपने सुविधा के लिए इसी फॉर्मूले को जैसा चाहेंगे वैसा हम लिख लेंगे। अभी तक जिस जिस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है उन सभी फॉर्मूले के अनुसार हम इसको बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। टारगेट हमारा है V इक्वल टू U प्लस AT निकालना। अब ज़रूरत के हिसाब से A निकाल लिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, और टाइम हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम हमने क्यों सारे को एवरेज कर दिया, उसको हमने रिलैक्सेशन टाइम नाम दे दिया, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया। आज फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और एक चीज़ और है इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। वेलोसिटी जो है यहाँ पर, जैसे वेलोसिटी कहीं पर होगा तो फ्रिक्शन बनेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी होने से फ्रिक्शन बनता है, उसी का नाम रेजिस्टेंस है। अपोज करने वाला जो फैक्टर है, मोशन का जो ऑपोजिशन फैक्टर है, वही तो फ्रिक्शन है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोजिंग फैक्टर है उसी को हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। इसीलिए कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ना, या ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस। यहीं से शुरुआत हुआ है रेजिस्टेंस का। ये सारा कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।